बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एबटाबाद से एक बड़ा ही दिल दुखा देने वाला वाक़या पेश आता है और एक इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लेडी डॉक्टर जो है उनकी मौत की ख़बर आती है। इनिशियली ख़बर तो ये आती है कि नेचुरल डेथ है, लेकिन उसके बाद एक तरह की खामोशी हो जाती है। उसके वालिद जो हैं एक अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उनकी एफ़आईआर दर्ज करने को तैयार नहीं होती। कहा यह जा रहा है कि दोनों फैमिलीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जो लेडी डॉक्टर जिस घर में ब्याही गई हैं, उनकी फैमिली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये जो इनके वालिद हैं ये भी बड़ी अच्छी पोस्ट पर है। लेकिन ये वालिद जो है अपनी बेटी की एफ़आईआर कटवाने के लिए दर-बदर की टक्करें खा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं हो रही। यहाँ तक कि वो अदालत जाते हैं और अदालत उसके बाद ऑर्डर देती है जिस पर कि ये एफ़आईआर काटी जाती है। बड़ी ही तकलीफ़देह डिटेल्स जो है वो सामने आई हैं और इंसान हैरान होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके घरों में भी क्या-क्या कुछ नहीं होता। हमने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती हैं और पता लगता है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके आँखों पर कभी गुस्सा और कभी पैसा ऐसी पट्टी पड़ जाती है कि जिसके बाद वो कुछ और नहीं सोचते और उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चीज़ें जो है मायने रखती हैं। अब ज़रा सुनिएगा कि कहानी थी क्या दरअसल, क्योंकि इनिशियली जब रिपोर्ट होता है वो ये होता है कि एक लेडी डॉक्टर थी, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनकी फैमिली ने उनको दफना दिया। लेकिन जब उनके वालिद एफ़आईआर दर्ज करवाते हैं तो उसमें वो बड़े ही होशरुबा इंकशाफ़ात करते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी ने कुछ दिन पहले उनको कुछ बातें भी बताई थी। इसके अलावा इस बच्ची ने अपनी वालदा से भी कुछ बातें की थी अपनी मौत से कुछ दिन पहले। थोड़ी-सी कहानी ज़रा मैं आपको इन लेडी डॉक्टर की बता दूँ। मेहरुन्निसा इनका नाम है और ये एबटाबाद टीचिंग हॉस्पिटल में एफसीपीएस जो है वो कंप्लीट कर रही हैं और वहीं पर ये रिहाइश पज़ीर थी। ये इनके पास कुछ जायदाद भी है। 100 तोले के करीब सोना है और आपको पता है कि सोना कितना महँगा और 100 तोला सोना जो होता है उसकी मालियत लाखों में होती है। बेतहाशा यानी कि आप इसको समझ सकते हैं जिन लोगों को अगर थोड़ा अंदाज़ा हो कि इस वक़्त तोला सोना है क्या। उसके अलावा जी13 में एक 10 मरले का मकान भी है। जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं उन्हें पता है कि इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है और इस्लामाबाद में 10 मरले का जो घर है वो कम से कम 5 से 6 करोड़ से कम का तो नहीं है। तो ऐसे में मतलब कनाल की कीमत अगर आप कह लीजिए कि 12-13 करोड़ है, जी13 में अगर बात की जाए तो फिर ये 6 से 5 से 6 या 7 करोड़ तक का ये घर भी है। अच्छा, अब इसके वालिद बताते हैं कि आज से साढ़े 3 साल पहले मेरी बेटी की यहाँ शादी होती है डॉक्टर बशीर के साथ, डॉक्टर दानिश के साथ और शादी के बाद ये हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। करीबन वो कहते हैं कि 1 साल पहले मेरी बेटी की अपने सास-ससुर और देवर के साथ कुछ नाराज़गी हुई और उसके बाद इनको पोर्शन अलग कर दिया गया। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद उनके मामलात ठीक हो गए और हँसी-खुशी ये अपनी बीवी मियाँ के साथ रहना शुरू हो गई और सास-ससुर के साथ भी इनके मामलात ठीक हो गए थे। फिर वो कहते हैं कि मेरी बेटी के यहाँ अब से कोई 8 महीने कबल एक अदद बेटे की विलादत भी हुई। तो इनके घर में और ज़्यादा मतलब एक ज़ाहिर-सी बात है खुशी का समा था। पहली औलाद थी। इससे पहले इनके एक देवर हैं जिनकी शादी हुई हुई थी, लेकिन उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। इनके यहाँ भी औलाद कोई 2.5 साल के बाद हुई। तो घर में सभी बहुत खुश थे। इनका शौहर बहुत खुश था, दोनों हँसी-खुशी ज़िंदगी जो है वो गुज़ार रहे थे। अब इनके वालिद बताते हैं अच्छा ये भी बताती चलूँ कि ये मेहरुन्निसा जो है, ये मेहताब अब्बासी रोड पर अपने ससुराल के साथ रहती थी और अय्यूब टीचिंग हॉस्पिटल में एफसीपीएस कर रही थी। अच्छा, वो कहते हैं कि 1 साल पहले ये तनाज़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद मामलात जो हैं वो ठीक हो गए थे। लेकिन मेरी बेटी जब अलग पोर्शन में रह रही थी, तो वो अपने तमाम तर खर्चे जो हैं वो खुद उठाती थी और घर का खर्चा अपनी कमाई से पे करती थी। अब वो ये कहते हैं कि तकरीबन 8 माह पहले जब बेटी की पैदाइश हुई, अखराजात और भी बढ़ गए। अब इनका जो एक घर था जी13 में इनके घर से जो रेंट आता था, वो इनके ससुर को जाता था और इसको कलेक्ट करने वाला दानिश का कज़न था। यानी कि इनके शौहर का कज़न वो पैसे जी13 से कलेक्ट करता था और उनके ससुर के अकाउंट में ये पैसे जाते थे। ग़ालिबन बच्चे की पैदाइश के बाद ज़ाहिर-सी बात है अखराजात आपके बढ़ जाते हैं और कुछ पैसों की मज़ीद ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से भी कोई मामला हो सकता है। लेकिन इनके वालिद कहते हैं कि मेरी बेटी को मारने की एक बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है वो 100 तोले सोना और वो जी13 का मकान भी है जो उसके नाम पर था। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक और बात बताई। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने कुछ दिन पहले मुझसे कुछ बातें शेयर की थी और इसी बच्ची की वालदा ने भी कुछ बातें शेयर की हैं, वो सब मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये कहते हैं कि मेरी बेटी जो है अब से कुछ दिन पहले मेरे घर रहने के लिए आई थी और तकरीबन 4 नवंबर तक मेरे घर रही थी। उसके बाद इसके शौहर आए, इसको साथ ले गए। ये यहाँ पेशावर में इसके मैका है,
मेहरुन्निसा का, और यहाँ से उसके शौहर जो है इसको लेकर इस्लामाबाद गए और फिर इस्लामाबाद से एबटाबाद चले गए। एबटाबाद जाने के बाद इनकी बेटी ने अपना कॉलेज जो है वो ज्वाइन किया, हॉस्पिटल ज्वाइन किया, अयूब टीचिंग हॉस्पिटल, जहाँ पर कि वो एफसीपीएस भी करी हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी बेटी जब घर आई थी तो वो काफ़ी खुश थी, मुतमईन थी, कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि इनके घर में कोई मसला है या कोई मामलात जो है वो ख़राब हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने एक दिन मुझे अकेले में एक बात बताई। मेरी बेटी ने मुझे ये कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बेटे को मार दिया जाएगा। वो कहती है कि मेरा देवर जो है उसके यहाँ पिछले 5 साल से औलाद नहीं है, और जब से मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है तो मुझे उनकी हरकत कुछ अजीब सी लगती हैं, उनके तरीके कुछ अजीब से लगते हैं, और न जाने क्यों मेरी बेटी ने इस शक का इज़हार किया था कि मेरा बेटा मुझसे या तो छीन लिया जाएगा या उसे मार दिया जाएगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि उसके बाद मेरी बेटी चली गई, लेकिन 7 नवंबर को दोपहर के वक़्त कोई 2:54 पर मुझे एक कॉल आती है। ये कॉल मेरा दामाद करता है और वो मुझे कहता है कि मेहरुन्निसा ने खुदकुशी कर ली है। मैं इस वक़्त हॉस्पिटल में हूँ, अभी उसकी साँसें चल रही हैं। वो फ़ोन बंद करता है। फिर वो कहता है कि दोबारा उसका फ़ोन आता है, कहते हैं हम सब बहुत परेशान हो जाते हैं, मैं फ़ौरन निकलने की तैयारी करता हूँ अपने बेटे और अपनी बीवी के साथ। तो इसी दौरान में उसका दोबारा से फ़ोन आता है और वो कहता है कि मेहरुन्निसा जो है वो नहीं रही। वो कहते हैं हम बहुत परेशान होते हैं, मैं अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ फ़ौरन ही एबटाबाद के लिए रवाना होता हूँ। मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो पता लगता है कि एक दूर-दराज़ के हॉस्पिटल में मेरी बेटी को ले जाया गया है। मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर ये सुसाइड का केस था तो तुम्हें इसको यहाँ पर अयूब टीचिंग हॉस्पिटल लाना चाहिए था। तो कहते हैं हाँ जी, हम उधर ही लेकर आ रहे हैं। फिर वो उसको लेकर आते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में यहाँ पे हैं एक डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर दाऊद। डॉक्टर दाऊद ने जब मेरी बेटी को देखा तो उन्होंने देखने के बाद ये कहा कि ये खुदकुशी का केस नहीं लगता है, मामला कुछ और है। वो कहते हैं कि इस बात ने हमें परेशान भी किया। कहते हैं मैं बाहर निकला तो मेरा दामाद और उसका कज़न जो है वो वहाँ पर नहीं थे, वो गायब थे। यानी कि उसकी बीवी मरी है, उसको तो वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ से सीन से गायब था। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इरादा बाँधा, मैं अपनी बेटी की जो लाश है वो लेकर मैं जाऊँगा वापस पेशावर, वहाँ पर उसको दफ़नाऊँगा। वो कहते हैं कि हमने जब ये इरादा बाँधा तो मेरी बेटी की सास और नंद जो है वो दोनों आ गए, उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। कहते हैं उसके बाद हम अपनी बेटी को लेकर पेशावर आ गए। दफ़नाने के बाद वो कहते हैं कि मैं जब एफआईआर कटवाने गया तो मेरी कोई एफआईआर ही नहीं काट रहा था। कहते हैं कि मुझे जगह-जगह लोगों के पास जाना पड़ा, लेकिन मेरी एफआईआर काटने को कोई तैयार नहीं था। तो फिर वो कहते हैं कि हम अदालत पहुँचे और फिर अदालत के हुक्म पर ये एफआईआर जो है ये दर्ज की गई। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसी बच्ची ने अपनी वालदा को भी एक फ़ोन किया था। ये फ़ोन जो है उसमें उसने अपनी वालदा से कुछ ऐसी बातें की थी जो परेशान-कुन थी, जिसमें उसने ये कहा था कि जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है तो मुझे कुछ चीज़ें जो है वो अजीब-सी लग रही हैं। शौहर का रवैया जब इसकी वालिदा ने पूछा था कि ठीक है, तो उसने कहा हाँ, वो ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे सही नहीं लग रही। घर के खर्चों के बारे में भी उसने कुछ बात की थी और कुछ बात उसने अपने बेटे के हवाले से की थी। घर में नंद और देवर के रवैये पे भी उसने कुछ बात की थी और सास के रवैये पर भी बात की थी कि बेशक मैंने बेटा पैदा किया, लेकिन सास मेरी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। मेरा देवर जो है वो खुश नहीं है। उसके बाद उसने घर के खर्चों की भी बात की थी कि अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन जो किराया आता है घर का वो तो सीधा ससुर के पास चला जाता है, और इस तरह की कुछ बातें मतलब कुछ एग्ज़ैक्टली शायद थोड़ा-सा मैं आगे-पीछे बात को कर दूँ, तो इस तरह की बातें अपनी वालिदा से भी की है जिसके बारे में इनके वालिद ने बताया है। अच्छा, अब ये चीज़ें जो है ये अभी तक सामने आई हैं, और इन्होंने अपनी बेल बिफ़ोर अरेस्ट कराई थी, लेकिन जब अदालत का हुक्म आया उसके बाद अदालत ने इनकी जो बेल है, ज़मानत जो है वो ख़ारिज कर दी और उसके बाद इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन अभी इनकी ज़ाहिर-सी बात है इन्वेस्टिगेशन होनी है और तमाम चीज़ें चलनी है। बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है। अगर तो ये वाक़ईतन जायदाद के पीछे हुआ है, तो ये तो बड़े ही दुःख की बात है। एक 8 माह का बच्चा जो है अपनी माँ के वजूद से अब कभी शनासाई नहीं हासिल कर सकेगा, अपनी माँ की आगोश को नहीं देख पाएगा, उसकी गर्मी को, उसकी मोहब्बत को नहीं महसूस कर पाएगा। ये जायदाद, ये पैसा, ये दौलत बड़ी ख़राब चीज़ें हैं। अगर तो ये सच है कि ऐसा किया गया है तो बड़ी अफ़सोसनाक बात है। अभी हम दूसरी साइड की स्टोरी भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपको इस बारे में भी अपडेट करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो रिपोर्टर भी हमारे साथ शेयर करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।